जी गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। तो गाइस, आज हम फर्दर अपना जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है हम एमए साइकोलॉजी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी स्टार्टिंग ही की है। कोग्निटिव साइकोलॉजी के हमने डिफरेंट मीनिंग्स किए हैं और उसके बाद हमने एक डेफिनेशन भी कर लिया उसकी, जिसको हमने टाइटल दिया था ब्रॉड डेफिनेशन। तो आज गाइस उससे ही आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि क्या हमने किया था, कि जो हमारी कोग्निशन होती है वो मेनली क्या है। वो हमारी स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस है, ठीक है। और फर्दर जो कल की डेफिनेशन की थी उसमें हमने इसको स्टडी की जगह इसको क्या बता दिया था, इसको एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन बता दिया था। किसकी? मेंटल इवेंट्स की एंड नॉलेज की। तो गाइस, थोड़ा सा आपको बैक जो हमने पढ़ा है पिछला, उससे लिंक करने के लिए मैंने थोड़ा सा बताया। अभी आज फर्दर हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। तो आज की डेफिनेशन जो लेंगे हम स्पेसिफिक डेफिनेशन लेंगे। कल हमने ली थी ब्रॉड डेफिनेशन, ठीक है गाइस। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन में भी सेम है। स्टडी ऑफ ये भी किसकी है? एम्पिरिकल। ये भी इन्वेस्टिगेशन है। एम्पिरिकल मीन्स आपको पता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। किसकी? कल हमने मेंटल इवेंट्स किया था, आज क्या है? ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज। एक्टिविटीज भी क्या होगी? मेंटल प्रोसेसेस एंड मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है। जो किसमें यूज होती है? यूज इन परसीविंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग, ठीक है। ऐसी मेंटल प्रोसेसेस जो फर्दर किस में यूज होती हैं? यूज इन परसीविंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग एनीथिंग। इसको गाइस आप याद रखने के लिए ये पीआरटी का एक निमोनिक्स जो होते हैं, मैंने पीआरटी जैसे बनाया है। तो आप देख लेना। अगर आपको ऐसे पढ़ने की हैबिट है कि किसी चीज़ के साथ रिलेट करके पढ़ ले तो याद रहेगा, तो आप पीआरटी याद रखना है। ये पीआरटी प्राइमरी टीचर्स होते हैं, जैसे टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं। तो वैसे मुझे पीआरटी एक वर्ड लगा, तो मुझे लगा कि यहाँ लिख देना चाहिए। मे बी किसी ना किसी को इससे हेल्प हो सके इसको रिमाइंड करने में, इसको समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आगे, नेक्स्ट जो है गाइस वो हम कर लेते हैं। अभी तक हमने ब्रॉड डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन किया। अब जो रिनाउंड हमारे जो कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन भी कर लें, क्योंकि जब हम ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखते हैं तो गाइस अलग सा ही हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी हमारा एग्जामिनर होता है, जो भी हमारे पेपर चेकर्स होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहली डेफिनेशन। स्टर्नबर्ग 1999 में इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या क्या बताया था कि जो कोग्निटिव साइकोलॉजी है वो क्या है? इज दैट विच डील्स विथ, कोग्निटिव साइकोलॉजी वो है जो किससे डील करते हैं कि हाउ पीपल, कि जो लोग हैं वो कैसे परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं एंड थिंक करते हैं। किसके बारे में? अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है गाइस। और ये भी एक सिंपल डेफिनेशन है। इसमें भी इन्होंने सारी जो है कोग्निटिव एक्टिविटीज़ ही बताई हैं, मेंटल प्रोसेसेस ही बताई हैं, जैसे परसीविंग, लर्निंग, रिमेंबर एंड थिंकिंग। तो इन्होंने उसी को सभी को डील कर लिया कि लोग कैसे परसीव करते हैं, लर्न करते हैं, रिमेंबर करते हैं और फर्दर थिंक करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो गाइस, अगर फर्दर हम इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो इसका मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, जिन्होंने 1999 में ये डेफिनेशन दी थी, उनके अकॉर्डिंग कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? उनके अकॉर्डिंग कोग्निटिव साइकोलॉजी है कि जो लोग हैं, हाउ पीपल थिंक, परसीव, लर्न एंड रिमेंबर, किसके रिगार्डिंग? अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन को वो कैसे थिंक करते हैं, परसीव करते हैं, लर्न करते हैं और रिमेंबर करते हैं लोग, वही जो है हमारी कोग्निटिव साइकोलॉजी है, ठीक है गाइस। एक डेफिनेशन तो ये होगी। और फर्दर जो डेफिनेशन है वो है एक सॉल्सो नाम के हमारे पास जो है एजुकेशनल बोल रही, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने 2005 में जो है कोग्निटिव साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी थी। वो हम देख लेते हैं। वो क्या है? स्टडी ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है गाइस। अब हम पीछे इतने टाइम से जो हमने 2 वीडियोस की हैं उसमें पढ़ते आ रहे हैं मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल एक्टिविटीज़, ओके, ब्रेन एक्टिविटीज़। अब इन्होंने सिंपल इसको बोल दिया स्टडी ऑफ प्रोसेसेस है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार देख लो समझ आ जाएगी। स्टडी ऑफ प्रोसेसेस है, बट कैसी प्रोसेसेस? स्टडी ऑफ प्रोसेसेस अंडरलाइन और हाईलाइट मेंटल इवेंट्स, ठीक है। ऐसी प्रोसेसेस की स्टडी है जो किस चीज़ को हाईलाइट करती है, जहाँ जो किस चीज़ को अंडरलाइन करती है? मेंटल इवेंट्स को। सो वेरी इजी डेफिनेशन। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। अब गाइस, ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन करवाने जा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है ये आपको ये डेफिनेशन करते करते ही पता चल जाएगा। ये डेफिनेशन जी दी हुई है हमारी
अल्रिक नेसर सर जी ने दी हैं ये 1967 में उन्होंने दी थी ये डेफिनेशन। और गाइस ऐसे क्वेश्चंस आपको यूजीसी में भी पूछे जा सकते हैं। वाई? क्योंकि अल्रिक नेसर जी हैं वो ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है गाइस, हम फादर की जो है टर्म वो उन्हीं के साथ जोड़ते हैं जिन्होंने कोई चीज़ को स्टार्ट किया हो। तो गाइस ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम जो वर्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो अल्रिक नेसर जी ने ही यूज़ किया था। 1965 में उनकी एक बुक आई थी, उसका टाइटल भी क्या था? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। वहीं से जो टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी निकल के आई थी। फर्स्ट यूज द टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन बुक विद टाइटल कॉग्निटिव साइकोलॉजी, अल्रिक नेसर, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, 1967। तो फर्दर इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं गाइस। इनकी डेफिनेशन क्या है? इन्होंने क्या बोल दिया कि ऑल प्रोसेसेस, इन्होंने क्या बोल दिया? सारी प्रोसेसेस। हम मेंटल कर रहे हैं, ब्रेन प्रोसेसेस कर रहे हैं, मेंटल प्रोसेसेस कर रहे हैं, इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया ऑल प्रोसेसेस, सारे वो प्रोसेसेस बाय विच, जिससे क्या होता है जो हमारी सेंसरी इनपुट है। सेंसरी इनपुट गाइस आप जानते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है इट वर्क्स एज अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी इनपुट लेता है। जैसे हमारा नॉर्मल जो कंप्यूटर है, जहाँ लैपटॉप सिस्टम है हमारा, उसमें तो हमें इनपुट डालनी पड़ती है। चाहे आपने कैलकुलेशन करनी है तो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स डालने पड़ेंगे, सर्च करनी है तो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स डालने पड़ेंगे। और वैसे ही हमारा जो ब्रेन है उसकी इनपुट कहाँ से जाती है? हमारी आइज से जाती है, हमारे ईयर्स से जाती है। ठीक है, जो हम टच करते हैं वहाँ से जाती है, जो हम स्मेल करते हैं उससे इनपुट जाती है अंदर। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ऑल प्रोसेसेस बाय विच सेंसरी इनपुट, जिससे जो हमारी सेंसरी इनपुट वो क्या होती है? इज ट्रांसफॉर्म्ड। सिमिलरली जैसे कंप्यूटर में हम इनपुट डाल दें वो प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट देता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहा है। ऑल प्रोसेसेस बाय विच सेंसरी जो हमारी इनपुट जाती है ब्रेन में वो क्या होती है? इज ट्रांसफॉर्म्ड। वो ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। वो रिड्यूस्ड होती है, वो इलेबोरेटेड होती है, स्टोर्ड होती है, रिकॉर्डेड होती है एंड यूज होती है। ठीक है, तो क्या हो गया फिर? ऑल प्रोसेसेस बाय विच सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड, रिड्यूस्ड, इलेबोरेटेड, स्टोर्ड, रिकॉर्डेड एंड यूज। दिस इज डेफिनेशन बाय अल्रिक नेसर। अब गाइज इसको हम ऐसे भी देखें, जैसे मैं यहाँ पे जैसे पढ़ा रही हूँ और आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फिर चल रहा है? यहाँ पे भी ये सेम ही प्रोसेस चल रही है कि जो सेंसरी इनपुट मिल रही है उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको ट्रांसफॉर्म्ड कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हमने बुक में से पढ़ा सेम एज इट इज़ हम उसको डायरेक्टली नहीं जैसे बता सकते। आप ऐसे समझ लो, आपने दो जन की बात कोई सुनी है तो आप फर्दर उसको किसी को जाके बता रहे हो, तो आप सिमिलरली एज इट इज़ उसको दूसरों के सामने एक्सप्लेन नहीं करते। कुछ ना जो आपको समझ आया, जो आपके ब्रेन ने प्रोसेस करके बोला, आप कुछ एक दो वर्ड आगे पीछे करके उसको बोलोगे, मीन्स आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके बोला है। लेकिन गाइज ये नहीं करना कि आप बिल्कुल ही मतलब सच्ची बात को झूठी करके बता दो, ऐसा नहीं करना। ट्रांसफॉर्म मीन्स हम उसको अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? ये रिडक्शन का काम भी चल रहा है, रिड्यूस भी कर रहे हैं। अभी आप अब देखते हो कि बुक्स जो हैं वो तो आपको पता है कितनी मतलब मोटी मोटी बुक्स हैं साइकोलॉजी पे, कोग्निटिव साइकोलॉजी पे, लेकिन वो सारा सब एक एक डिटो वर्ड को ब्रेन में स्टोर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हम अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको पहले हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसको रिड्यूस भी कर लिया। अब फर्दर अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन, किसी चीज़ को इलेबोरेट करना आ जाए। ठीक है, अभी अगर हमें कोई मीन्स कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि मीनिंग और डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करो, तो हमने एक सिंगल वर्ड को पकड़ के उसके पॉइंट्स बना के देखना गाइस, हमने कैसे पेपर में उसको इलेबोरेट करके लिख देंगे। हम डैम श्योर आप पक्का लिखोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो इसमें इलेबोरेशन भी आ गया। एक अगर किसी चीज़ को इलेबोरेट करना है तो भी हमारा ब्रेन जो है हमें उसमें हेल्प करता है। फर्दर जो हम पढ़ के जाते हैं, साथ के साथ जो पढ़ रहे हैं वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं स्टोर भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है उसकी, और साथ में यूज़ तो हम इसको कर ही लेंगे। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। तो फर्दर गाइस इसको अगर हमने पिक्टोरियल फॉर्म में देखना है तो ये ऐसी रहेगी कि अल्रिक नेसर जी ने जो डेफिनेशन दी थी उसका मीनिंग क्या है? इन्होंने सारी ही प्रोसेसेस को इंक्लूड कर लिया कि ऑल प्रोसेसेस, वो सारी प्रोसेसेस जिनसे क्या होता है, जिनसे सेंसरी इनपुट है वो ट्रांसफॉर्म होती है, रिड्यूस होती है, इलेबोरेट होती है, रिकॉर्ड होती है, स्टोर्ड होती है और यूज़ होती है।
ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लीज़ गाइज इसको आप मतलब एग्ज़ाम में लिखोगे तो एक अलग सा इम्पैक्ट रहेगा, तो ज़रूर इसको आपने लर्न करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। और यूजीसी वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ फादर ऑफ नेशन, जहाँ की सबसे पहले जो है कोग्निटिव साइकोलॉजी की टर्म किन्होंने दी थी, तो ऐसे क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन, ये लास्ट गाइस हमने वो डेफिनेशंस करने हैं, ये लास्ट ही है कि हमने अभी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका व्यू भी बता देना है कि आजकल कौन सी डेफिनेशन को जैसे मान के चल रहे हैं टुडे साइकोलॉजिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग कि ये क्या है। इन्होंने बोल दिया कि ये स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस है। ठीक है, इसमें अभी कौन सी बता दी, स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस एज, और सारी आगे मेंटल प्रोसेसेस को इन्होंने बता दिया कौन कौन सी है। ठीक है, स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि एज जो हमने पहले करी है मेंटल प्रोसेस, अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। ठीक है, स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस एज कौन कौन सी, अटेंशन, लैंग्वेज यूज, मेमोरी, परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। तो गाइज ये थी आपकी सारी डेफिनेशंस। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट मैंने आपको और बताना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कैसे है, एक तो मैंने बताना है कि जो हमने अल्रिक नेसर जी की डेफिनेशन की है उसको मैंने निमोनिक एक बनाया है, देखिए आप पेंसिल से लिखा हुआ है, पता नहीं इतना, हाँ इसको टेरेस करके TERRUS टेरेस करके एक वर्ड सा बना दिया मैंने। अगर टेरेस याद रहता है तो इसमें जो भी हमने प्रोसेसेस लिखे हैं वो सारी आपको याद रहेगी। ठीक है, जैसे T से ट्रांसफॉर्म्ड, ई से आपका इलेबोरेटेड आ गया, R से आपका रिड्यूस्ड आ गया। ठीक है, ऐसे करके मैंने टेरेस एक वर्ड बना दिया है। ठीक है, एक तो ये मैंने बताना है, और एक गाइस मैंने बताना है कि जो अल्रिक नेसर जी थे उन्होंने एक और बात देखी, उन्होंने एक फुल फ्लैज बुक दी थी। ये तो नहीं है कि उसमें सिर्फ डेफिनेशन ही लिख के छोड़ दिया था, उसमें बहुत कुछ था कोग्निशन से रिलेटेड। तो एक जो मेन पॉइंट और जो है वो ये है उनका दिया हो कि उन्होंने फिर बात ख़त्म कर दी कि कोग्निशन इज़ इन्वॉल्व इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट पीपल डू। ठीक है, ये वहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है कि हमने कोई पर्टिकुलर, हम जब लर्न करते हैं तब यूज़ होती है, जहाँ कोई चीज़ जब हम रिमाइंड करते हैं तब यूज़ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, उन्होंने बोल दिया कि कोग्निशन इज़ इन्वॉल्व इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट पीपल डू। जो भी लोग करते हैं हर एक एक्टिविटी में जो है वो कोग्निशन जो है वो हमारी मेंटल जो एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, वो इन्वॉल्व होते ही हैं। सो गाइस आप, अब हमने डेफिनेशन सारी अच्छे से कर ली हैं, मीनिंग कर लिया है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम फर्दर जो है वो करेंगे कि रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो गाइस ये हाँ आज वीडियो मुझे थोड़ी लंबी होती लग रही है, तो थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं कि इसकी इंट्रो टाइप जैसे कर लेते हैं कि गाइस रिसर्च मेथड्स क्यों ज़रूरी है किसी भी फील्ड में। देखिए गाइस कोई भी फील्ड एक ही रात में तो डेवलप होती नहीं है। ठीक है, सालों सालों उसमें रिसर्चेस होती हैं, ठीक है, रिसर्चेस फिर थ्योरीज बनती हैं, थ्योरीज फिर एप्लीकेबल होती हैं, और फिर जाके वो कोई फील्ड है जो सेटअप होता है। ठीक है, तो ये जो रिसर्चेस होती हैं ये अलग अलग फील्ड के लिए जो रिसर्चेस होती हैं उसमें मेथोडोलॉजी भी हमारी अलग अलग रहती है। ठीक है, अब गाइस ऐसा नहीं है कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ठीक है, हिस्ट्री मान लो जो सब्जेक्ट है उसमें जो रिसर्चेस होती हैं वो सिमिलर नहीं होंगी, उनका सेटअप सिमिलर नहीं होगा जो साइंटिफिक फील्ड में रिसर्चेस होती हैं। ठीक है, हिस्ट्री वाले ऐसा नहीं है कि वो मतलब टेस्ट ट्यूब में बैठ के मतलब एंशियंट पीपल डालेंगे, कोई कैटलिस्ट डालेंगे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो रिसर्चेस करने का मेथड्स हैं वो अलग रहेंगे, और जो मतलब केमिस्ट्री कह लो, आप फिज़िक्स कह लो, जहाँ कोई दूसरे भी फील्ड्स हैं, साइकोलॉजी फील्ड ही ले लो अपना, इनके जो हैं वो मेथड्स अलग रहते हैं। तो इसलिए हमने डिस्कस करना है इसमें कि विच आर द इम्पोर्टेंट रिसर्च मेथड्स इन कोग्निटिव साइकोलॉजी। तो गाइस वीडियो लंबी हो रही है, मैं इसको यहीं ख़त्म करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं रिसर्च मेथड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।